Good evening. Myself Dr. Prem Prakash. I am from Rajiv Gandhi College. So today I am going to start new chapter, that is 10th chapter. हम लोग बस्तियों के बारे में देखेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या है और इसको किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मानव बस्तियां होती क्या है? निवास के मूल स्थान के लिए मनुष्य घर बनाता है, घर को महल के रूप में बनाता है, घर को झोपड़ी के रूप में बनाता है, घर को फ्लैट के रूप में बनाता है। तो ये जो घर है, मकान है, झोपड़ी है, ये भव्य महल भी हो सकता है और अतः किसी प्रकार का आकार के घरों को संकुल कहते हैं और इनमें मनुष्य रहते हैं। मानव बस्ती कहलाती है। ये जितने भी संकुल हैं इनको मानव बस्ती कहलाती है। इनमें इमारतों में निर्माण करता है आदमी, आर्थिक पोषण आहार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं। अतः बस्ती की प्रक्रिया के रूप में दो बातें शामिल की जाती हैं। अगर बस्ती की बात करें हम लोग तो इसमें दो बातें शामिल की जाती हैं। पहली है लोगों का समूहन और दूसरा है संसाधन के आधार पर भूमि का आवंटन। तो ये दो प्रकार की चीज़ें हैं इसमें शामिल की जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बस्तियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बस्तियों के अनेक प्रकार और कई प्रकार के बस्तियां पाई जाती हैं। इनको हम लोग आकार के आधार पर एक बस्ती का परिसर से लेकर पल्ली से लेकर खेड़ा, गांव, कस्बा, नगर तथा महानगर तक कुछ भी हो सकता है। जो जो बस्ती का आकार बदलता है तो आर्थिक क्रियाकलाप और सामाजिक संरचना भी बदलती जाती है। बस्तियों को सामान्यतः हम दो प्रकार की होती हैं। जो मानव बस्तियां होती हैं सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, ग्रामीण बस्तियां और दूसरा है नगरीय बस्तियां। दोनों प्रकार की बस्तियां व्यवसाय, जनसंख्या एवं आकार की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होती है। ये जो शहर की जो बस्तियां हैं और गांव की बस्तियां हैं ये एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अतः इन दोनों की बस्तियों में अंतर स्पष्ट करना अनिवार्य है। ये बस्तियों में क्या क्या अंतर होता है, इनको अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। अगर हम अंतर को देखें तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। ग्रामीण बस्ती, दूसरा है नगरीय बस्ती। अगर ग्रामीण बस्ती को हम लोग देखें तो ग्रामीण बस्तियां गांव विरल रूप में अव्यवस्थित छोटी छोटी पाई जाती हैं। इसी प्रकार शहर की जो बस्तियां होती हैं, नगर बस्तियां संख्या में अपेक्षाकृत कम किंतु बड़ी बस्तियां होती हैं। ये बड़ी होती हैं गांव की अपेक्षा। ग्रामीण बस्तियां कृषि अथवा अन्य प्राथमिक जो क्रियाकलाप हैं उनमें विशेषता पाई जाती है। जो कृषि के काम में इनमें क्रियाकलापों का ज़्यादा होना पाया जाता है। नगरीय बस्तियों में तृतीय क्रियाकलाप में विशेष तीसरे प्रकार काम पाया जाता है, जैसे फैक्ट्री में काम करना और बाकी जगह कोई काम करना। इस प्रकार के क्रियाकलाप पाए जाते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण बस्ती है जीवन पोषण तथा आधारभूत आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति। ग्रामीण बस्तियां भूमि आधारित प्राथमिकता पाई जाती है, इसमें भूमि पर आधारित काम पाए जाते हैं। जबकि शहरों की जो बस्तियां होती हैं, नगरीय बस्तियां होती हैं, एक और कच्चे माल के प्रकरण और तैयार माल के निर्माण के बाद उसको आगे भेजना, इस प्रकार के क्रियाकलाप पाए जाते हैं। इसी प्रकार इसमें जो चौथा पॉइंट है, जो चौथा अंतर है इसमें यह है, ग्रामीण बस्तियां जो हैं लोग कम गतिशील होते हैं और इनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। जो ग्रामीण अभी भी हम लोग मानते हैं कि गांव में हमारे जो सामाजिक संबंध है अच्छे होते हैं शहरों के अलग अपेक्षा। नगरीय बस्तियों में जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है और सामाजिक संबंध में औपचारिकता ही एक रह जाती है। ये औपचारिकता ज़्यादा करते हैं समाज जो गांव के होते हैं और जो शहर के होते हैं, और गांव वालों में औपचारिकता कम पाई जाती है। अभी ग्रामीण बस्तियों को हम कितने प्रकार के भागों में बांट सकते हैं? तो बस्तियों के प्रकार को हम लोग अगर देखें तो भारत के पर्वतीय प्रदेशों, वन प्रदेश क्षेत्रों और विस्तृत जलोढ़ मैदान तथा डेल्टा प्रदेशों में वितरित ग्रामीण बस्तियों की आकृति, शेप, आकार, अभिन्यास में स्पष्ट भिन्नता का दृष्टिगत होती है। सामान्यतः भारत की ग्रामीण बस्तियां, हम लोग पहले ग्रामीण बस्तियों को देखते हैं, शहरी बस्तियों को हम लोग बाद में देखेंगे। अगर ग्रामीण बस्तियों को हम लोग देखें तो ग्रामीण बस्तियों को मुख्यतः हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है गुच्छित, संहत, संकुलित अथवा अपकेंद्रित बस्ती। दूसरा है अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्ती और तीसरा है पल्लीकृत बस्ती और चौथा है प्रेक्षित या एकांकी बस्ती। ये चारों को हम लोग वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो पहले वाला हम लोग लेते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट बोलते हैं जिसको, ये इसको पहले प्रकार की बस्ती है। इस प्रकार की बस्तियों में एक घर दूसरे घर से सटे हुए होते हैं, घर आपस में सटे हुए होते हैं, एक घर के बाद दूसरा घर होता है तथा घरों के संगत खंड जो कॉम्पैक्ट ब्लॉक पाए जाते हैं। इन प्रकार के गाँवों में कॉम्पैक्ट ब्लॉक ज़्यादा पाए जाते हैं और इस प्रकार गाँव में आवासीय क्षेत्र निकटवर्ती खेतों, खलिहानों, घेरों, बाड़ों और चरागाहों की स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देते हैं। जो गांव के लोग होते हैं ना, वो खेतों से सटे हुए बसते हैं या अपने जो खेतों में जो पशु पालते हैं उन चरागाहों से उनका जो संबंध होता है ज़्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार दूसरी प्रकार की हम बस्ती देखें, ये सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट बोलते हैं इसको, जिसको अर्धगुच्छित बस्तियाँ परीक्षित बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े संहत गांव के विखंडन अथवा संप्रतिखंड में परिणाम स्वरूप इस प्रकार के ये बस्तियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक या दूसरे वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी मजबूरी होती है कि मुख्य गुच्छित बस्ती से दूर एक अलग जाकर बसना होता है। तो ये उनकी मजबूरी के अनुसार ये एक दूसरे से दूर जाके बस जाते हैं। तीसरी प्रकार की जो बस्ती होती है, ये बस्ती है पल्ली बस्ती, हैमिल्टेड सेटलमेंट बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार की बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, किंतु उनका सबका नाम एक रहता है, नाम उनका एक ही रहता है, लेकिन वैसे कई भागों में बढ़ जाती है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली, नंगला, ढानी इत्यादि नाम से पुकारा जाता है। गाँव के जो है ना, इसको भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से इनको पुकारा जाता है। इन इकाइयों में एक से अधिक जातियों के लोग रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही जाति के लोग रहते हैं, 10 जाति 15 जाति को कई प्रकार की जातियां इस प्रकार की पल्ली में पाई जाती हैं। किसी विशाल गांव का ऐसे खंडन भवन प्राय सामाजिक एवं मानव जाति कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। इनमें मानवता ज़्यादा होती है और मानव जाति से प्रेरित होकर ये लोग इस तरह बसते हैं। इसका जो अगली जो प्रकार की बस्ती है, ये है डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट बोलते हैं इसको। इस प्रकार की बस्ती में 8-10 घरों से बनी छोटी छोटी पल्लियाँ एक बड़े क्षेत्र पर दूर दूर बिखरी होती हैं। जो पूरा एरिया जो होता है दूर दूर तक ये बिखरी होती हैं और ये एक जगह इकट्ठी नहीं होती। भारत में ऐसी बस्तियाँ सुदूर वनों व छोटी पहाड़ियों पर एकांकी झोपड़ियाँ या कुछ झोपड़ियों के समूह के रूप में पाई जाती हैं। तो भारत में इस प्रकार की जो सिचुएशन है ना, ये पहाड़ी समूह में ही पाई जाती है। इन बस्तियों के आसपास के ढालों पर खेत चरागाह फैले होते हैं, इसलिए इस प्रकार की यह बस्तियां यहाँ पर बसाई जाती है। जो ये 4 प्रकार की बस्तियां हमने डिस्कस की हैं, ये चारों अलग अलग हैं और गाँवों का सेटलमेंट इस प्रकार पाया जाता है। कोई गुच्छों में पाया जाता है, कोई गाँव के दूसरे ढंग से एक दूसरे घर के नज़दीक घर पाया जाता है, कोई घर दूसरे उसमें पाया जाता है। तो इन चारों बस्तियों को हम विभिन्न 4 भागों में बांट सकते हैं। अब ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप क्या क्या है, रूरल सेटलमेंट पैटर्न होता क्या है, इसको हम लोग देखें तो इसमें कई तरह के पैटर्न पाए जाते हैं। ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं इनमें पैटर्न काफ़ी पाए जाते हैं। किसी बस्ती के प्रतिरूप को निर्धारित करने में मकान की स्थानीय व्यवस्था तथा सड़क एवं गली का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जो गलियाँ होती हैं, सड़क होती है, जो किसी भी गांव की जो बस्ती होती है उसको निर्माण में काफ़ी सहायक होती हैं। तो उनके आधार पे ही इन बस्तियों का निर्माण होता है। क्योंकि मकानों के मुख्य द्वार सड़कों व गलियों की तरफ होते हैं, इनके अतिरिक्त कुआं, तालाब, मंदिर, गिरजा, मस्जिद आदि में बस्ती के प्रारूप को प्रभावित करती है। जहाँ मंदिर मस्जिद होते हैं ये भी इसको प्रभावित करते हैं, तालाब है ये भी प्रभावित करते हैं, नदियाँ भी प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले ये कारक होते हैं। तो इनमें जो प्रारूप होता है, तो पहला है लीनियर पैटर्न। एक जो पैटर्न है, सबसे पहला पैटर्न है लीनियर पैटर्न है। किसी सड़क या नदी किनारे अथवा समुद्र के तट पर बसे हुए लोग इस प्रकार की बस्तियों में पाए जाते हैं। ये एक लीनियर होते, लाइन में पाए जाते हैं, इनका कोई अलग बसाव कोई फैला हुआ वो नहीं होता। तो एक जो लाइन में पाए जाते हैं, ये लीनियर पैटर्न में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं और इनका बसाव एक लाइन में होता है। दूसरी प्रकार की जो बस्तियां हैं, जो पैटर्न है वो है सर्कुलर पैटर्न। किसी तालाब या वृत्ताकार झील के चारों ओर मकानों के बनने से गोलाकार बस्तियों का विकास होता है। कोई घर होता है, वो ये घर क्या करते हैं, किसी तालाब के किनारे चारों तरफ बना देते हैं या फिर
किसी झील के चारों तरफ बना लेते हैं तो ये गोलाकार शेप में पाई जाती हैं। कभी कभी वट वृक्ष, धार्मिक स्थल, किले इत्यादि के चारों ओर भी गोलाकार बस्तियां भी बन जाती हैं। तो लोग काफ़ी धर्मोग्राम विश्वास रखते हो तो किसी वट वृक्ष के चारों तरफ ही है तो धार्मिक भावना के आधार पर भी ये बस्तियां बस जाती हैं। तो तीसरी प्रकार की बस्ती होती है ये चेकर बोर्ड रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है। इस प्रकार की बस्तियां मैदानों में जो गांव मार्गों के मिलन स्थल पर बनाए चौराहों या चौराहों के पास विकसित होते हैं। जो चौराहे होते हैं गाँव में, जो चौराहे वगैरह होते हैं मैदानों के में, वहाँ पर ये बस्तियाँ चारों तरफ बसना शुरू हो जाती हैं। तो मेनली चौराहे पर या मेन गली से इनका रिश्ता होता है तो इनमें ये सेटलमेंट शुरू हो जाता है। जो चौथी प्रकार की जो बस्ती है वो है स्टार पैटर्न। ये स्टार के रूप में इनकी बस्तियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार के गांव वे गांव हैं जो आरंभ में तो आर्या त्रिज्या रेडियल प्रतिरूप में होते हैं, लेकिन बाद में बाहर की ओर जाने के मार्ग की ओर मकान बन जाते हैं। ये पहले तो त्रिज्या के रूप में होते हैं, बाद में जो बस्ती के से बाहर की तरफ जो रास्ता जाता है ना, उसकी तरफ इनका बसाव शुरू हो जाता है। तो ये बस्तियाँ इस तरफ बनना शुरू हो जाती हैं। और आपकी बुक में सभी बस्तियों के जो प्रतिरूप है, जो पैटर्न है, ये अलग अलग दिए हुए हैं। इनके जो वो इनको चित्र से भी दिखाया गया है, इनको भी आप देख सकते हो। अगला जो पैटर्न है वो है टेरेस पैटर्न। टेरेस पैटर्न जब आप लोग आगे पढ़ोगे या पहले आपने देखा होगा, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा अपना बसाव भी करना शुरू कर देते हैं। तो एक सीढ़ी से दूसरी तरफ ये ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो बस्तियों का बसाव शुरू हो जाता है। और सीढ़ी नुमा खेतों में एक कृषि की जाती है यहाँ पर, और इन खेतों के ऊपर मकानों की पंक्तियाँ विकसित कर देते हैं। जो खेतों के ऊपर होते हैं मकानों की जो बस्तियाँ हैं उनको विकसित कर देते हैं। जो नेक्स्ट पैटर्न है ये है ट्रायंगुलर पैटर्न। तो इस प्रकार के गाँव में इस प्रकार की बस्तियाँ गाँव के उस स्थान पर होती हैं जहाँ सड़क या नहर दूसरी सड़क या नहर में जाकर मिल जाती हैं, किंतु क्रॉस ना करती हैं। ये एक दूसरे से जाकर मिल जाती हैं लेकिन क्रॉस नहीं करती। ऐसी दशा में गांव की सड़क या नहर के पार बसने की बजाय एक और बसना शुरू कर देते हैं। ये दूसरी तरफ नहीं बसते, गांव उसको ये बाउंड्री मान लेते हैं और एक तरफ ही बसना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको ट्रायंगुलर पैटर्न बोलते हैं। जो बस्तियों का पैटर्न होता है उसको ट्रायंगुलर पैटर्न बोलते हैं। इसका जो लास्ट बस्तियों का पैटर्न है ये है आकृति विहीन प्रतिरूप। इसमें कोई आकृति नहीं होती। कुछ गांव का कोई नियमित रूप नहीं होता है, इसमें कोई संहत केंद्र नहीं होता। झोपड़ियाँ एक साथ बना दी जाती हैं जिनकी कोई विशिष्ट ज्यामितीय आकृति नहीं होती। भारत की अधिकांश बस्तियाँ इसी प्रकार की होती हैं। भारत की जो ग्रामीण बस्तियाँ हो अधिकांश इसी प्रकार की होती हैं। तो ये आप लोग का ग्रामीण बस्तियों का जो पैटर्न है ना, ये इस प्रकार होता है। अब इस बस्तियों को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। तो मेनली हम लोगों ने इनको 3 कारकों में डिवाइड किया है। पहला जो कारक है वो भौतिक कारक है। भौतिक कारक जैसे मैंने आपको बताया, ये जो बस्तियां बसती हैं ऊंचावन के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार, आबहवा तंत्र के अनुसार, भूमि जल के अनुसार, जलवायु तथा मिट्टी के अनुसार, ये है ना किसी भी भौतिक कारण को लेकर। जैसे नदी ले ली, नदी के चारों तरफ बस गए तो भौतिक कारण हो गए कि नदी के चारों तरफ बस्ती बसना शुरू हो गई। तो ये भी भौतिक कारण ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसका भौतिक कारण काफ़ी इसका योगदान रहता है। उदाहरण के लिए शुष्क क्षेत्रों में बस्ती का प्रकार निर्धारित करने वाला पानी अकेला महत्वपूर्ण कारक होता है। जहाँ सूखा पड़ता है, जैसे राजस्थान का एरिया पड़ता है, जो पानी का इलाका होता है, पानी के पास ये मेनली रीजन होता है जहाँ चारों तरफ लोग बस जाते हैं। जो दूसरा कारण होता है, जो कारक होता है, ये सांस्कृतिक एवं मानव जातीय कारक, ये भी काफ़ी प्रभावित करता है। मानव जातीय कारक है, ये भी काफ़ी इसको बस्तियों को बसने में प्रभावित होता है। निर्जातीय एवं सांस्कृतिक कारक जैसे जनजातीय जाति व्यवस्था अथवा सांप्रदायिक पहचान आदि भी ग्रामीण बस्तियों के बसने में काफ़ी प्रभावित होती हैं। भारत के गांव में ऊंची जातियों के जमींदार के घर गांव के बीच में होते हैं। जो ऊंची जातियों के लोग होते हैं या जमींदार होते हैं या बड़े आदमी होते हैं, उनका घर गाँव के बीच में होता है, लेकिन बाकी लोगों का घर गांव के बाहर की तरफ हो जाती है। बाकी जो जातियां हैं वो गांव के बाहर की तरफ चली जाती हैं। इनके चारों ओर सेवा हुआ चाकरी करने वाले कमजोर वर्ग की जातियां जैसे कुम्हार, लोहार, बुनकर, बढ़ई इत्यादि और चारों तरफ दूर दूर तक बसने लग जाते हैं। ये सामाजिक अलगाव का एक नमूना होता है जो कि बस्तियों को प्रभावित करता है। जो आपका तीसरा कारक है, जो लास्ट कारक है,
ये कारक है आपका सुरक्षा संबंधी कारक। ये भी बस्तियों को बसने में काफ़ी प्रभावित करता है। इसको डिफेंस फैक्टर बोलते हैं। भारत के उन प्रदेशों में जहाँ बाहर से आने वाली आक्रमणकारी बार बार युद्ध करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का एरिया है, तो बाहर से हमारा पाकिस्तान का जो इंटरफेयर होता है, उसकी वजह से ये बस्तियां प्रभावित होती हैं, तो वो भी इसको काफ़ी प्रभावित करते हैं। लोग फौजों के आतंक से बचने के लिए संगत बस्तियों के रहने की प्राथमिकता देते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में संगत बस्तियों के निर्माण में इन बाह्य युद्धों का भी योगदान है। ये संगत बस्तियां राजनीतिक अराजकता के समय भी ग्रामीण लोगों की सुरक्षा को प्रदान करती हैं, तो ये बस्तियां इससे भी प्रभावित होती हैं। तो ये था आपका ग्रामीण बस्तियां, जिसको हमने आज डिस्कस किया है। अगला हम नगरीय बस्तियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और नगरीय जिस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के कारक होते हैं, प्रकार होते हैं, इसी प्रकार नगरीय बस्तियों के प्रकार होते हैं। उनका भी कोई आधार होता है बसने का, तो और वे भी किसी न किसी से प्रभावित होकर बसते हैं। इनके भी कारक होते हैं जो इनको बसाव में काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो ये हम लोग नगरीय जो बस्तियां होती हैं, इनको हम लोग अगले उसमें लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।